नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम स्थल। मुख्यमंत्री धामी कार्यस्थल से पूर्व अंतिम तैयारी का कर रहे निरीक्षण। मुख्य सचिव एसएस संधू भी रहे साथ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। सीएम धामी जो है स्थल पर पहुंच गए हैं और कार्यक्रम का जो है वो जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट समिट में इंडिया वॉइस आपका स्वागत करता है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप देख सकते हैं इसके लिए तमाम तैयारियां करीब 10-15 दिन से यहाँ पर चल रही थी और इसे अलग अलग रूपों में यहाँ पर सजाया गया है ताकि जो लोग हैं वो सेल्फी भी यहाँ पर खींच सके और इसे एक यादगार बना सके। वहीं पर अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, साथ साथ उनके जो मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ वो भी मौजूद होंगे। जो तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फ्लावर पॉट लगाया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड लगातार सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो निवेश करता है वो सोलर एनर्जी में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो एक अच्छी सोच के साथ इस फ्लावर पॉट को बनाया गया है। वहीं पूरे इस 300 मीटर का जो पूरा ट्रैक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं उसे यादगार बना सके इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर। और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो निवेश करता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर निवेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 5000 से अधिक निवेशकर्ता और उनके प्रतिनिधि आज यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो निवेश है वो उसके आयाम यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो निवेश कर सकते हैं। आपको लोग भी नज़र आ रहे होंगे, तमाम जो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट समिट को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर सजावट के नए नए तरीके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो आकर्षित हों, साथ साथ जो इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं वो इसे यादगार बना सके। और जो उत्तराखंड की जो थीम रखी गई है डेस्टिनेशन देहरादून, उसके तहत पूरा ये सजावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पीएम मोदी समिट का आज करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:35 पर करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग का करेंगे शुभारंभ। अडानी, जिंदल समेत तमाम दिग्गज उद्योगपति समिट में होंगे शामिल। 3 केंद्रीय मंत्री, 15 देशों के राजदूत भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। तो 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज समिट का उद्घाटन करेंगे। देहरादून में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कंतुरा लाइव जुड़ गया है। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है? सभी लोग चाहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यहाँ पर आएंगे, कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर 10:20 का समय यहाँ पर निर्धारित हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम अवसर पर यहाँ पर अठारह पहुंचेंगे और उसी समय ये कार्यक्रम उनकी तरफ शुभारंभ यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है इस बार समिट की जो जी अभय, आपकी आवाज क्लियर नहीं रही है, हम आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको ग्लोबल इन्वेस्टर से जुड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देश के दिग्गज लोग जो है आज शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। देहरादून में इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश विदेश से जो है कई सारे डेलीगेट्स जो है आए हुए हैं। पीएम मोदी आज समिट का जो है उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो पीएम मोदी आज समिट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें थोड़ी देर में जो है वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है स्थल पर पहुंच गए हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उनके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 44,000 करोड़ रुपए के ग्राउंडिंग प्रोजेक्ट्स का जो है इस दौरान
उद्घाटन होना है। और एक बार फिर से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 10:35 का इस कार्यक्रम स्थल पर है देहरादून के जयसाराई में, जहां पर ये कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट का होगा। 10:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उस समय है उनके द्वारा इस समिट का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। और उम्मीद जिस प्रकार की रखी गई है, जो उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, उसमें कह सकते हैं कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट रखा गया है वो राज्य की दिशा बदलने वाला यहाँ पर साबित हो सकता है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू यहाँ पर हो चुके हैं। और आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि जब इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे तो उनकी तरफ से 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग भी यहाँ पर ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ यहाँ पर कर दिया जाएगा। यानी 44,000 करोड़ को जो निवेश अभी तक हुए हैं उसको धरातल पर किस प्रकार से उतारा जाएगा, उस धरातल पर निवेश को उतारने की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकता है कि कोशिश यही है राज्य सरकार की कि इस निवेश के माध्यम से जो उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास है वो यहाँ पर तेज गति से हो सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उत्तराखंड का जो 30वां दशक होगा तो उसकी शुरुआत आज से यहाँ पर समझी जा सकती है। इसके माध्यम से कह सकते हैं कि अब यहाँ पर कोशिश यही है कि इस निवेश के माध्यम से धरातल को ग्राउंड जीरो पर उतारे और उस जो राज्य के युवा जो सबसे संजय में बैठे हैं कि उन्हें यहाँ पर विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो धरातल पर उतर सके। जी अभय, इस समिट के लिए जो है देश और दुनिया से काफी सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनके लिए क्या तैयारियां की गई है? देखो, इस इन्वेस्टर समिट में कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है यहाँ पर। उसमें डायमंड सबसे ये कह सकते हैं कि डायमंड से पहले प्लेटिनम यहाँ पर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। प्लेटिनम के साथ साथ बड़े जो उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, जिसमें आप अदानी समूह के यहाँ पर कह सकते हैं, टाटा समूह के यहाँ पर कह सकते हैं, जिंदल समूह के यहाँ पर कह सकते हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। बाबा रामदेव यहाँ पर रहेंगे, जो के प्रभात स्वामी है चिदानंद मुनि जी, वो इस प्लेटिनम कैटेगरी में यहाँ पर रहेंगे। उनके साथ 10 से 20 बड़े उद्योगपति यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद डायमंड की कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है, जिसमें लगभग 100 बड़े उद्योग घराने यहाँ पर होंगे, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए होंगे। इसके अलावा इस पूरे इस समिट पर कहें तो 3 केंद्रीय मंत्री भी आज इस समारोह अवसर पर यहाँ पर। जी अभय, ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर जो है प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही है, तो ये प्रदेश के लिए कितना अहम हो सकता है? अगर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड की दशा बदलने वाला है, क्योंकि जो उम्मीद अभी तक यहाँ पर लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को पूर्ण करना है, जैसा धरातल उतारना, उसकी तैयारी सरकार की तरफ से यहाँ पर की जाती है। और इंतजार अब सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहाँ पर आएंगे उनकी कोई संबोधन जो यहाँ पे किया जाता है वो वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड में जो सपने अभी तक लोग देख रहे हैं वो सपने पूरे होते हुए जरूर नजर आएंगे। क्योंकि अगर ये जो निवेश अभी तक जो निवेश के जो करार अभी तक हुए, अगर उनमें से आधे से भी ज्यादा करार धरातल पर उठे तो उत्तराखंड की जो तस्वीर होगी वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और 2025 तक जो उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का उसे यहाँ पर पूरा रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। थोड़ी देर में मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामला जुड़ा, ज्ञानवापी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है आज फैसला सुनवाई होनी है। 10 बजे से मामले की सुनवाई होगी। प्रयागराज काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामला जो है ये बताया जा रहा है, जिसमें 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। काफी लंबे अरसे से जो ये सुनवाई चल रही है और एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। थोड़ी देर में ही जो है मामले की सुनवाई हो सकती है।
काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मामला बताया जा रहा है, जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और थोड़ी ही देर में जो है मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में अभी कुल 5 याचिकाओं पर जो है सुनवाई चल रही है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, कई सप्ताह बाद जो है शनिवार से हवा चलेगी, जिससे लोगों को राहत महसूस होगी। वहीं ठंड में भी इजाफा होने की संभावना है। जहरीले प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की रफ्तार बढ़ने से ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा। कल दिल्ली का औसत AQI 320 अंक पर रहा, यानी हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में जो है पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार की बात करें और बुधवार की, तो सूचकांक जो है 300 से नीचे यानी खराब श्रेणी में रहा था। CPCB के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 286 अंक पर रहा, यानी 24 घंटे के अंदर ही सूचकांक में 24 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी ऐसा ही प्रयोग कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी, ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं।
उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में लेना चाहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी साफ है कि यूपी बीजेपी में खलबली मचना अब तय है। क्या वाकई में कई बड़े चेहरे सियासत की पिच पर सांसदी का चुनाव लड़ते दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबारू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।